महामारी के बाद अब सोमवार से स्कूल कॉलेज खुलने लगेंगे। सरकार ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए। ये स्कूल सोमवार से खुलेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आज युग करवट पंचायत शास्त्री नगर में आ गई है, जहां हम पेरेंट्स के बीच इन्हीं सवालों के उनका जवाब मांगेंगे। हमारे साथ है मैं शोभा भारती। स्कूल खुलने की बात सुनकर पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावकों में बहुत गहरा रोष है। पेरेंट्स लोग का कहना यह है कि अगर कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो सरकार स्कूल खोलने पर क्यों आमादा है। सर, आप पेरेंट्स है, अब सरकार जो है सोमवार से स्कूल खोलने के आदेश दे दिए, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। क्या आप सही मान रहे हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, 9 से लेकर 12 तक जहाँ तक फैसला है वो कहीं तक सही भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो पाए और प्रैक्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है 11-12 में। और जो प्री बोर्ड है या हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो एक स्कूल में हो जाए, लेकिन उसका सोशल डिस्टेंसिंग या उसके रूल रेगुलेशन वो फॉलो करे जाए तो ठीक है। अदरवाइज वैसे तो स्कूल का अगर रूल रेगुलेशन सही नहीं होगा तो फिर कौन अपने बच्चे। सरकार का कहना है कि जो भी कोविड को लेकर प्रोटोकॉल है सबका सख्ती से पालन किया जाएगा। उसके बाद भी आप एज ए अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार है? नहीं, देखो स्कूल में तो इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि अभी 11-12 के प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल के लिए है, बोर्ड के लिए है। तो स्कूलों में अगर ये उनको सख्ती से अगर वे पालन कर रहे हैं और रूल उनके अकॉर्डिंग है तो भेज देना चाहिए। तो आप सरकार के फैसले से सहमत है? मेरा मानना। जी हाँ, मेरे साथ है पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी जी। त्यागी जी, ये अभी बात हो रही थी कि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है, अभी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया, हालांकि 9 से 12वीं तक। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ना तो कोरोना ख़त्म हुआ है, ना कोरोना की अभी दवाई आई है, और ना ही कोरोना के केस ख़त्म हो रहे हैं। तो सरकार को स्कूल खोलने की जल्दी क्यों है समझ नहीं आ रहा। सीबीएसई सिलेबस कम कर चुकी है। सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड के पेपर इस बार मई से भी आगे जाएंगे। तो स्कूलों को खोलने की जल्दी क्यों लग रही है सरकार को, हम नहीं कह सकते। इन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल क्लासेस हो जाए, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, इसलिए सर स्कूल खोलने का फैसला सही है। आप ये बताइए, जान जरूरी है या पढ़ाई? ज़्यादा जरूरी जान है। जिंदा रहेंगे तो अगले साल पढ़ लेंगे। लेकिन सीमा जी, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल खुले। गाजियाबाद जिले में कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं जो ये चाहते हैं कि स्कूल खुलें, और मेरे ख्याल से पूरे ही भारतवर्ष में, क्योंकि जिस प्रदेश की सरकार ने स्कूल खोलने का डिसीजन लिया वहाँ दिक्कत हुई। कहीं 1 हफ्ते बाद, कहीं 15 दिन बाद स्कूल बंद करने पड़े। दूसरी बात, अगर सरकार को ये लगता है कि कोरोना का खतरा टल गया, क्या WHO ने कोई गाइडलाइन जारी कर दी कि बच्चों को कोरोना का खतरा नहीं है अब, इसलिए आप स्कूल खोल दो? जी हाँ, सीमा जी का कहना है कि जिंदा रहे तो पढ़ाई लिखाई बाद में भी होती रहेगी। क्या आप सहमत हैं सीमा जी की बात से? जी बिल्कुल सहमत हूँ, और अभी हमें स्कूल खोलने का जो निर्णय है उसे बदलना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी जान ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए स्कूल खोलने के फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। ये बच्चे पिछले मार्च से घर में बंद है। अब बच्चे, जैसे हमने बात करी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी वो भी चाह रहे हैं कि अब स्कूल खोले ताकि घर में एकदम बंद माहौल है उससे अलग हो। क्या कहेंगे मैडम? देखिए, हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि स्कूल खुले। हमारा बच्चा घर में बहुत सेफ है। हमें कोरोना के अंदर बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना, किसी हाल में नहीं भेजना। अगर ये सत्र शून्य भी घोषित हो जाए तो हम बहुत अच्छे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये सरकार ने कहा कि स्कूल के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। हम ऑनलाइन क्लासेस से खुश है, पर हमें ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से ऑनलाइन फीस हमें बता दीजिए। हम ऑनलाइन क्लासेस से ही खुश है, हमें नहीं भेजना स्कूल बच्चों को। जी शोभा जी, आप क्या कहना चाहें? जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, अभिभावकों का ये कहना है कि स्कूल अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो फीस भी उसके हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन सरकार और स्कूल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना है आपका अनिल जी इस बारे में? देखिए, लगातार अभिभावकों की पीड़ा आप लोगों के माध्यम से सरकार तक भी जा रही है, और DFRC को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से उन्हें जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया गया अभिभावकों को। और सवाल बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास दे रहे हो बच्चे को, जो
वो अपने घर से और अपनी सुविधा से ले रहा है। नेट उसका है, मोबाइल उसका है और बिजली हमारा है, सब कुछ व्यवस्था हमारा है। तो आप पूरी फीस किस हिसाब से मांग रहे हैं? तो पूरी फीस देने के लिए न तो हम तैयार हैं और ना ही मतलब इस पे एक ऐसा विचार सरकार को रखना चाहिए और हमारी बात सुननी चाहिए कि ऑनलाइन के अकॉर्डिंग फीस निर्धारित करें जिससे अभिभावकों को लाभ मिले। लेकिन स्कूलों का ये कहना है कि अगर उन्हें फीस नहीं मिलेगी तो वे अपने स्टाफ की फीस नहीं दे पाएंगे। क्या कहना है आपका इसके लिए? मैडम, फीस क्यों नहीं दे सकेंगे? अभी तक स्कूल करते क्या रहे हैं? हम अभिभावक उनकी जेब भरते रहे हैं और वो हमसे कमाते रहे हैं और स्कूलों के पास इतना सरप्लस अमाउंट भरा पड़ा है, वो स्कूल उन सरप्लस अमाउंट से टीचरों की फीस अदा करें। हमारे ऊपर क्यों दबाव दे रहे हैं? हमारे ऊपर क्यों फोर्स कर रहे हैं? हमारे बच्चे इस घर में हैं, उनके संसाधनों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसके बाद हमसे पूरी फीस की डिमांड की जा रही है। मेरे बच्चे को अभी 2 दिन पहले ही ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया गया, उसे एग्ज़ाम से वंचित कर दिया गया, जबकि शासन आदेश है कि किसी बच्चे को स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस से परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इसकी शिकायत मैंने DIO गाजियाबाद को दी। स्कूल का ये कहना है कि अभिभावक जो है अपनी सुविधा से फीस दे सकते हैं। मैडम, क्या सुविधा मिल रही है? बच्चे घर में, संसाधन हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो हम उन्हें किस चीज़ की फीस दे दें? ऑनलाइन क्लासेस हमारे बच्चे ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से हमारे पास डिवाइस की भी उतनी अनुपलब्धता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे घर में 1 डिवाइस है, मैं कहाँ से दूँ? क्या सुविधा दे रहे हैं? क्या लैपटॉप दे रहे हैं मुझे? क्या स्कूल ने दिया जो मुझसे पूरी फीस की डिमांड कर रहे हैं वो? अब जैसे अनलॉकडाउन चल रहा है, धार्मिक जो स्थल है वो खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, रेलवे ने रेलगाड़ियां चालू कर दी। ऐसे में स्कूल खोलने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पहले अपना नाम बताइए, फिर आप कहिए कि स्कूल खोलने में क्या परेशानी है। क्यों? अविनाश अग्रवाल। जैसे अभी ये बात आई है कि प्रैक्टिकल के लिए स्कूल खोले जाएं, लेकिन जब बच्चे को पहले कुछ कराया ही नहीं गया तो सीधे प्रैक्टिकल कैसे करेगा वो? जैसे कह रहे हैं कि मॉल भी खुल रहे हैं, मार्केट भी खुल रहे हैं, बच्चे जब 5-6 महीने बाद एक साथ मिलेंगे तो बगैर दूसरे से मिले वो रुक ही नहीं सकते जब तक दवाई नहीं बन जाती है, स्कूल ना खोले जाए। पिछले दिनों प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें स्कूल प्रबंधन ने पूरा आश्वासन दिया था कि जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल है, नियम है, उनको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। क्या स्कूल प्रबंधनों की बात पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें तो सरकार की भी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप देखो कि पूरे देश में अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई है बचाव के लिए कोरोना से, और फिर भी स्कूल खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। और अभी बहुत सारे स्टेट में जो जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ पे स्कूल खोले गए और एक ही दिन में जो है बच्चे संक्रमित हो गए और निर्णय वापस लेना पड़ा। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बच्चों के जीवन के प्रति सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है? आखिर जो सरकार SOP फॉलो कराना जा रही है स्कूल से, क्या वो बच्चे SOP फॉलो कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि बच्चा 1 घंटा मास्क लगा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि बच्चा जो है डिस्टेंस 6 मीटर की दूरी का बनाए रख सकता है? ये सरकार का ये कहना है कि सत्र नष्ट न हो, इसलिए स्कूल जरूरी है। नहीं, आप ये बताइए, सत्र को सेव करना जरूरी है, बच्चों की जान को सेव करना जरूरी है? सबसे पहली प्राथमिकता माँ बाप की और सरकार की ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का जीवन बच सके और आगे नेक्स्ट ईयर में भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और शून्य सत्र घोषित करके 8वीं तक के बच्चों की नो डिटेंशन पॉलिसी है, तो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत बच्चों को आप प्रमोट करिएगा अगली क्लास में। तो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो बच्चों का जीवन सेव करना है। जी हाँ, सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों के जीवन को सेव करना है। ये जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, इन्होंने फीस माफ़ी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन अभी तक आज की तारीख में इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। आइए जानते हैं सीमा त्यागी से, पूरे आंदोलन के बाद आखिर पेरेंट्स एसोसिएशन को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा जैसे मुद्दे पर भी ना तो सरकार ही डिसीजन ले पाती हैं और ना ही प्रशासन डिसीजन ले पाता है। और सरकार ने एक नया अपना ट्रेंड चला लिया है कि जो उनकी मर्जी की चीज़ें नहीं हैं उनको न्यायालय की तरफ धकेल देते हैं। और अब अभिभावक और स्कूल सब न्यायालय में हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि स्कूल प्रशासन ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम पूर्ण सुरक्षा के साथ स्कूल खोलेंगे। दिक्कत तो यही है कि ना तो स्कूल प्रशासन बच्चों की जान की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना जिला प्रशासन ले रहे हैं, और ना ही लखनऊ में बैठे प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री ले रहे हैं। स्कूल का तो कहना यह है कि पेरेंट्स कंसेंट लेटर लिख कर दें कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से स्कूल भेजेंगे। लेकिन इसमें सीमा जी एक बात है कि
जो प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है स्कूल खोलने के लिए कि उसमें बच्चे जो है 50% आएंगे, एक मतलब 2 शिफ्टों में बच्चों को बुलाया गया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसमें 50% बच्चे आएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हमारे नीति नियंत्रकों को क्यों नहीं समझ आती कि आप 50% बच्चे सुबह से स्कूल में बुलाएंगे। टीचर्स तो सेम है पढ़ाने वाली, जो टीचर 9th-10th को पढ़ाएगी वो 8th को भी पढ़ाएगी, तो वो बेचारी 2 बजे तक तो 9th-10th को स्कूल में पढ़ाएगी और 2 बजे घर जाने के बाद ऑनलाइन क्लास में 6th 7th 8th को पढ़ाएगी। तो टीचर्स के ऊपर आप कितना लोड डाल रहे हैं। दूसरे, जब आप 50% बच्चों को सीमा जी, क्या ये प्रैक्टिकल है जो आप कह रही है कि पहले स्कूल में पढ़ाएंगे फिर घर जाकर ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे? ये कई लोग कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार ने क्या सोच के डिसीजन लिया, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है, हमें समझ नहीं आता। एक तरफ तो आप नई शिक्षा नीति के तहत ये कहते हैं कि मार्क्स आर नॉट द क्राइटेरिया, आप कहते हैं कौशल डेवलप करो, और उसके बाद आप किस नाम पर कि हमें प्रैक्टिकल कराने हैं, हमें सत्र बचाना है, हमें जो है बच्चों के एग्ज़ाम कराने हैं। अगर इस महामारी में जो देश में 100 साल बाद आई है, जिसने पूरे विश्व को इफ़ेक्ट किया है, अगर इस महामारी के समय में 1 साल बच्चा बिना एग्ज़ाम दिए, बिना प्रैक्टिकल किए नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा, तो क्या कमी रह जाएगी। सरकार की दिक्कत सत्र बचाना नहीं है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, सरकार की दिक्कत ये नहीं है कि सत्र खराब हो जाएगा। सरकार की दिक्कत ये है कि स्कूल बंद पड़े हैं और बंद स्कूलों की पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं, तो किस तरीके से इनकी साठगांठ वाले स्कूल मालिकों को पैसा पहुँचे जिससे कि इनकी जेबें भर सके। जो फीस को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे आखिर में हुआ क्या है, उस दिन हुआ क्या था जिस दिन आप लोगों को वहाँ से उठाकर ले जाया गया? वो यही हुआ जिससे ये पता चला, उस दिन लोकतंत्र की हत्या लोगों के अनुसार महाराष्ट्र में हुई, लेकिन अभिभावकों के हिसाब से लोकतंत्र की हत्या गाज़ियाबाद में हुई। कि सुबह सुबह प्रशासन कहता है कि कोरोना का खतरा है, कोरोना की वजह से यहाँ धरने से उठाया जा रहा है। तो जब कोरोना का खतरा था, तो जब धरने से हमारे साथियों को उठाकर ले गए, तो ना तो वहाँ कोई एम्बुलेंस थी, ना वहाँ कहीं डॉक्टर था, ना वहाँ एक भी नर्स थी, और जितने भी वहाँ नगर निगम वाले थे वो क्रिकेट वाले हेलमेट लगा के आए थे और सिर्फ 4 लोगों को उठाकर लेकर गए, जबकि उस वक्त वहाँ 15 से 20 लोग मौजूद थे। लेकिन सीमा जी, उसमें प्रशासन का ये कहना है कि वो 2 दिन से लगातार पेरेंट्स से अपील कर रहे थे कि वो अपना कोरोना जांच कराएं। वहाँ मेडिकल टीम भी गई थी और एम्बुलेंस भी वहाँ मौजूद थी, जो प्रशासन के अधिकारियों का कहना है, लेकिन अभिभावक उस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रशासन ने ये कहा। आप सब मीडिया वाले वहीं थे, क्या आपने प्रशासन की एम्बुलेंस देखी? जिस दौरान हमारी एक साथी की तबीयत खराब हुई, उस दौरान एम्बुलेंस के लिए उनसे कहा गया और एसडीएम वहीं मौजूद थे। एसडीएम चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए। हम लोगों ने अपने आप एम्बुलेंस बुलाई और हमारे साथी को हॉस्पिटल भेजा। अगले दिन जब एम्बुलेंस नहीं आई, जब भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने वहाँ अपनी आवाज़ उठाई, पेरेंट्स के पक्ष में बोले, तो डीएम की तरफ से एक गाड़ी आई, उसमें डॉक्टर नहीं थे। जो 2 लोग मेरे पास आए, क्योंकि मैं वहाँ भूख हड़ताल पर थी, मैंने पूछा क्या आप डॉक्टर्स हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम स्टाफ हैं। तो क्या स्टाफ कोरोना जांच कर रहा है और उस स्टाफ का पता भी नहीं? और रही बात कोरोना के बम की, तो अगर यहाँ हम 20 लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं, और अगर यहाँ प्रशासन को ये खतरा होगा तो हम 20 को क्वारंटीन करेंगे या मेरे फीस को लेकर अभिभावक संघ या पेरेंट्स एसोसिएशन ने पिछले 4 साल से काफ़ी आंदोलन किया, लेकिन मैं पूरे स्पष्टता से कह रहा हूं कि नतीजा शून्य था। आखिर क्या कमी थी या क्या हुआ कि आप पेरेंट्स एसोसिएशन की कोई बातें सुनी तक नहीं जाती है? सर, 2018 में हम लोगों ने आंदोलन किया। वो मुझे याद है हापुड़ चुंगी पर जी, वहाँ मिर्ची पाउडर निकले, पानी भी क्या फुहारा लगा, डंडे भी चले, तो डीएफआरसी आई। डीएफआरसी ने आज तक किया क्या है? नाम का ही डीएफआरसी बन के रह गई है। बच्चों के लिए फीस के लिए कोई डीएफआरसी उसका लागू नहीं हुआ। आज तक डीएफआरसी पन्नों में ही बन के रह गई है, लिख के रह गई है। आज देखिए, कोरोना इतना बड़ा आया, प्रधानमंत्री ने 80,000 जनता को खिलाने का वादा कर दिया कि हमारी जनता भूखी मर जाएगी, चलो 80 करोड़ जनता को राशन दो नवंबर तक। वो जनता हम नहीं देंगे तो वो मर जाएगी। क्या पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो स्कूल वाले मर जाएंगे क्या? स्कूल संचालकों का कहना है कि अगर आप फीस नहीं दे सकते हैं
तो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भर्ती कराते अपने बच्चों को? क्या कहेंगे मैडम? तो सरकारी स्कूल का ढर्रा तो ठीक कर दीजिए। क्यों हम तो बिल्कुल तैयार है सरकारी स्कूल में डालने के लिए। क्या हम सरकारी ये काम तो सरकार का है। नहीं तो सरकार का है तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? प्राइवेट वालों को क्यों सह दे रही है? हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हम भी सरकारी स्कूल में ये कहना है कि आप प्राइवेट वालों से फीस कम करने की बात कर रहे हो, लेकिन कभी भी ये बात नहीं सरकार से नहीं कह रहे हो कि जो सरकारी स्कूल है उसकी क्वालिटी सुधारो, शिक्षा की क्वालिटी सुधारो। सबसे पहले हमारा यही सरकार से निवेदन रहा है कि आप सरकारी ढर्रे सुधारिए। सरकारी अगर स्कूल सही होते तो हम प्राइवेट की तरफ जाते क्यों? क्या हम सरकारी में नहीं पढ़े हैं? बताइए। हम सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए निकले हैं, हम सरकारी स्कूल से ही आए हुए निकले हुए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल का ढर्रा इस समय इतना खराब हो चुका है कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। ये सरकार अच्छी तरह से जानती है, ना टीचर्स अच्छे हैं ना स्कूल अच्छे हैं। तो आप लोगों ने सरकारी स्कूलों की दशा दिशा सुधारने के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? आप फीस माफी को लेकर आंदोलन करती है। कहते हैं कि हमें एक सरकारी स्कूल दे दीजिए, उसको हम सुधार देंगे। दे दीजिए, आज ही दे दीजिए, हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना शुरू कर देंगे। जो फीस स्कूल हम अपने प्राइवेट स्कूल में भरेंगे, हम यहाँ भर के अपने स्कूल को सुधार देंगे और अच्छे से अच्छे बच्चे निकालेंगे वहाँ से। मैडम, इसमें मैं कुछ आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ। आपने कहा कि हमें स्कूल गोद दे दीजिए। स्कूल गोद देने के लिए सरकार आपके पास नहीं आएगी। आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी कि आप भाई ऐसी हैं कई संस्थाएं गाजियाबाद में हैं, ऐसी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो गाजियाबाद में स्कूल गोद ले रही हैं और कई स्कूलों को उन्होंने डेवलप भी किया है। जी हाँ, हमने लगातार इस बात को जो आप कह रहे हैं कि क्या हमारी पहल रही सरकारी स्कूलों को डेवलप करने के लिए, या उसके लिए हमने आंदोलन क्यों नहीं किया, तो आपको जानकारी दे दें कि हमने सदैव DFRC को भी, बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी और DIS को भी हमने लगातार यह ज्ञापन दिया है कि सरकारी स्कूलों का सुधार हो। और हमें प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने का कोई शौक़ नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी यह है कि गाज़ियाबाद जैसे शहर में हम रहते हैं और प्रदेश का सबसे माना हुआ जाना हुआ ज़िला है ये, और यहाँ की सरकारी स्कूलों की स्थिति आप अगर देख लें, हमने चलाया था, हमारे पास आज भी मेरे मोबाइल में वो वीडियो है जहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, उनके दीवार से लगा हुआ सरकारी स्कूल है और इस स्कूल की स्थिति मैंने मीडिया में दिखाया था। वहाँ पर बच्चे कंचे खेल रहे हैं, प्रिंसिपल नदारत है, कमरों की स्थिति यह है कि कमरों में कबाड़ भरा हुआ है, स्टूल मेज नहीं है, जर्जर हुई पड़ी है बिल्डिंग, गंदगी का भरमार लगा हुआ है, हमने दिखाया। लेकिन अनिल जी, बात वही है, आपने भी आंदोलन की बात करी कि आपने कहा कि अपने ज्ञापन में आपने हर बार मांग करी, लेकिन जिस तरह से पिछले 4 साल से आप लोग फीस माफी के लिए बड़े बड़े आंदोलन करते रहे, भूख हड़ताल करते रहे, क्या सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए कभी कोई बड़ा आंदोलन हुआ आप लोगों की तरफ? देखिए, जब आंदोलन हमारा केवल फीस को लेकर के नहीं हुआ, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारा आंदोलन जब भी हुआ शिक्षा के हर उस मुद्दे को लेकर के हुआ जिससे अभिभावकों को पीड़ा है। पीड़ा हमारी प्राइवेट स्कूलों से है तो सरकारी स्कूलों से भी है, पीड़ा हमारी फीस से है तो पीड़ा हमारी वहाँ के स्टाफ से भी है, पीड़ा हमारी सरकार से है तो पीड़ा हमारी प्रशासन से भी है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि शिक्षा का अधिकार को लेकर अभी आप लोग कभी बात नहीं करते। कितने बच्चे हमारे अभी भी समाज में है जो शिक्षा से वंचित है? क्या कभी आपने उनके बारे में भी सोचा या उनके बारे में आवाज उठाई है? लगातार उनके आवाज उठाते हैं, लगातार EWS कोटे में हम प्रयास करते हैं और लगातार हम गली मोहल्ले में जाकर के जो बच्चे उसके नीडेड होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनको लेकर के जाते हैं और अपना पूरा एफर्ट लगा करके प्रयास करके उनका एडमिशन भी कराते हैं और उनको सुविधा दिलाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, एक सवाल सीमा जी से। सीमा जी, अब तो ये लगभग सभी लोग मान चुके हैं कि फीस न स्कूल वाले माफ कर रहे हैं और न सरकार इस दिशा में कुछ करने वाली है, आगे आपका क्या होगा? देखिए, मानना और सरकार का ना करना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप अभी कह रहे थे कि आप लोगों ने सरकारी स्कूल की हालत सुधारने के लिए आंदोलन किया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है कि शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए अभिभावकों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। सरकारें बनती किस लिए हैं? अगर वो अपने सरकारी उपक्रम को नहीं चला सकती, उनको नहीं सुधार सकती, तो फिर बनती किस लिए हैं? हमारे यहाँ से जो राज्य मंत्री हैं उन्हीं के अपने 14 स्कूल हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अगर आप देखेंगे तो 95% स्कूल सत्ताधारियों से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि अभिभावक सड़क पर उतरे और हर एक चीज़ के लिए आंदोलन तो क्या आप ये कहना चाहती है कि जो राजनीतिक वर्ग है उनकी इच्छा जो इच्छा शक्ति नहीं है कि स्कूलों की दशा दिशा सुधारे? इसमें मेरे कहने की बात ही नहीं है। सारे लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आप मल्टीप्लेक्स की लाइसेंस फीस 6 महीने की माफ़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभिभावकों की 3 महीने की फ़ीस माफ़ करने में आपको परेशानी हो रही है। आप क्या मल्टीप्लेक्स की फ़ीस माफ़ करके देश को विश्वगुरु बनाएंगे?
एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर फीस माफ़ी कर दे तो स्कूल वाले जो अपने खर्चे हैं वो कहाँ से पूरा करेंगे? उनको जो है सैलरी देनी होती है, शिक्षकों को सैलरी देनी, स्टाफ की सैलरी देनी होती है। और ये भी कह रहे हैं, हमने बात करी थी, वो कह रहे हैं कि क्या आप जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से सैलरी लेना बंद कर देंगे क्या? देखिए प्राइवेट स्कूलों का फ़र्क है। आप देखिए जितने भी प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है वो सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ है, और सोसाइटी एक्ट में दिखाया गया है कि स्कूल जो है समाज सेवा करते हैं। और अगर आज इस पूरे देश में 100 साल बाद ये विपदा की घड़ी है और आज समाज सेवा का इससे बेहतर टाइम नहीं आ सकता है। जब पूरा देश कंधे से कंधे मिला के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है, तो जो स्कूल 20 साल से 25 साल से चल रहे हैं और अरबों रुपए की संपत्ति कमा चुके हैं, तो वो क्या 4 महीने में 5 महीने में अपने टीचर्स की सैलरी नहीं दे सकते? नहीं, स्कूल का कहना है कि जो फीस माफ़ी की बात हो रही है वो सरकार फीस माफ़ कर दे, सरकार उस फीस का जो है धन स्कूलों को दे दे। नहीं सरकार के पास इतना फंड है, वो सभी योजनाओं में फंड देते हैं। तो अगर स्कूलों को दिक्कत है, अगर स्कूलों के पास आर्थिक मदद की ज़रूरत है स्कूलों को, तो वो सरकार से डिमांड करें, वो केंद्र सरकार से डिमांड करें, वो राज्य सरकार से डिमांड करें, तो सरकार जो है उन्हें फंड अलॉट करे। अभिभावकों पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? लगातार 6 महीने से स्कूल बंद है। आप बताइए, पेरेंट्स ने कोई फैसिलिटी स्कूल की ली नहीं है, ना क्लास की स्टडी फैसिलिटी ली है, ना ग्राउंड की फैसिलिटी ली है, ना AC की फैसिलिटी ली है, तो आखिर किस आधार पे पेरेंट्स जो है फीस दे दें? जो पेरेंट्स एसोसिएशन के जो डिमांड्स है सर, उन पे जो स्कूल प्रबंधन का जो रवैया है या प्रशासन का, हमारे जिला प्रशासन का रवैया, उस पर क्या कहेंगे? प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, और क्या सख्ती कर रखी है सब ज़्यादा। और स्कूल प्रबंधन जिस तरह से आप लोगों से बात तक नहीं करता, तानाशाही चला रखी है स्कूल ने, और क्या। जी हाँ, स्कूल प्रबंधनों ने तानाशाही चला रखी है, यहाँ पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है। हम ये पता करते हैं कि ये जो फीस माफ़ी का मुद्दा ये हर साल होता है, क्या अब सरकार को भी इसके जो मॉनिटरिंग के लिए कोई अलग बॉडी बनाने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे सर? जो बॉडियाँ हैं वही अपना काम पूरा नहीं कर रही हैं। बॉडी तो फीस माफ़ी के लिए अभी तक कोई सरकार में बॉडी बना रखी है जो इस देखे भाई कितनी स्कूल की फीस है, कितने वो है, कोई इस तरह के नियामक नहीं है। अगर नियामक की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत है, अगर जिससे अभिभावक को फ़ायदा होता हो वो सब उसकी ज़रूरत है। जी हाँ, एक हमारे सीमा त्यागी जी का कहना है कि गाज़ियाबाद के एक राजनीतिक ऐसा है जिनके कई स्कूल संचालित होते हैं और वो प्रदेश में मंत्री भी है। क्या ये नियामक की ज़रूरत है? क्या आप नियामक की मांग करेंगे? ज़रूर, बहुत ज़रूरत है, फिर इन सब की ज़रूरत तो ही है, मांग है। क्या दिक्कतें आ रही है फीस जमा करने? फीस नहीं, रोजगार हो भी, सक्षम भी हो, सब चीज़ है, मगर एक चीज़ बताइए, बिना हम काम नहीं करेंगे ऑफिस में तो हमें कोई सैलरी देगा नहीं। एक सब्जेक्ट की क्लास नहीं चलती एक दिन में, एक सब्जेक्ट की भी, और स्कूल जाएगा बच्चा तो 6 सब्जेक्ट की चलती है ना, जब भी तो फीस लेते थे। स्कूल की बिल्डिंग में लगती थी, इस टाइम बिल्डिंग फीस भी डिमांड है उनकी, और जो है सारे सब्जेक्टों की फ़ीस भी चाहिए। यार फीस लेनी है तो फिर हिसाब से लो ना, कि जो है एक सब्जेक्ट की है तो उस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर लो अपनी फ़ीस को, जिस हिसाब से पढ़ा रहे हो आप। ये थोड़ी कि जो टीचर नहीं भी पढ़ा रहे उनको भी इसी सैलरी हम देंगे, किस लिए देंगे भाई? स्कूल वालों का ये कहना है कि वो इस समय बिल्डिंग फीस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं। ऐसा है, ये जो आपने ट्यूशन फीस का बताया है मुद्दा, ये ट्यूशन फीस नहीं है, उन्होंने सारी फीस कंपाउंड कर रखी है, और टोटल फीस कंपाउंड करने के बाद आप उसमें ट्यूशन फीस कैसे अलग कर देंगे? हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर उन्होंने ऑनलाइन फीस एक निर्धारित करी है, वो हमसे बिना पूछे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी, अगर हम पहले दिन शट डाउन कर देते तो फिर वो क्या करते? हमने उनकी बात तो फिर पेरेंट्स ने शट डाउन क्यों नहीं किया? क्योंकि पेरेंट्स ने इसलिए नहीं करा ना, हमने स्कूल की बात समझी कि चलो वो हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमने पढ़ाना उनको स्टार्ट करा उनके मुताबिक। पर अब जब ऑनलाइन क्लास वो ले रहे हैं तो उसका फ़ीस का जस्टिफाई भी तो ऑनलाइन के हिसाब से होना चाहिए ना। अब आप ऑफलाइन वाली फ़ीस मांग रहे हैं तो उस हिसाब से तो वो बनता नहीं है। जी हाँ, ऑनलाइन के सब्जेक्ट के हिसाब से फीस का निर्धारण होना चाहिए। आप मानते हैं क्या जो कोविड-19 के जो संक्रमण काल में ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत थी, बच्चों के लिए ज़रूरत है, क्या बच्चे इस ऑनलाइन क्लास से कुछ गेन कर पाए हैं क्या? मैं नरेंद्र कुमार हूँ जी, मेरे भी 3 बच्चे हैं। और रही ऑनलाइन क्लास की बात, ऑनलाइन अब आप एक चीज़ बताइए, 3 बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो महीने में कम से कम 1000 रुपये का तो उनको नेट लगेगा ही लगेगा। 1000 रुपये का हम नेट का। नहीं, मेरा सवाल है बच्चों को कुछ लाभ हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस से? ऑनलाइन क्लास से बच्चों को
आप ये मान के चलिए कि 5% आराम हो सकता है कि बच्चा थोड़ा सा बिजी हो जाता है। बाकी ऑनलाइन क्लास से बच्चा इतना नहीं पढ़ रहा है। बाकी आप कभी स्कूल कहते थे, टीचर कहते थे कि फ़ोन नहीं बच्चे को हाथ में देना, आज उसी फ़ोन के अंदर कुछ गलत चीज़ें भी खुल जाती हैं, तो बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास से बच्चे को इतना फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा है और हर पेरेंट्स आज की डेट में इतना ज़्यादा मजबूर हो गया है स्कूलों की तरफ से कि वो अपने दिल की नहीं बता सकता आपको, चुप करके ही बैठ गया है हर पेरेंट्स। गली में निकलते हैं, मोहल्ले में निकलेंगे, उठाएगा प्रशासन, अंदर डाल देगा। कोई स्कूल सुनने को ही तैयार नहीं है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, ऐसे में एक बच्चे को पढ़ाना कितना कठिन हो गया सर? एक बच्चे को पढ़ाना आज की डेट में बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। सबसे बड़ी समस्या है तो एक बच्चे के लिए सब इंटरनेट की व्यवस्था करना, मोबाइल की व्यवस्था करना, फिर उनके लिए भी सारी चीज़ों की व्यवस्था करना। क्या आप सोचो कि 5-7 महीने हो गए, एक भी काम नहीं चला। आपने इसके पहले एक मुद्दा उठाया था फीस का, कि स्कूल कहते हैं कि हमें फ़ीस दो। फीस कहाँ से दे देंगे? क्या सभी लोगों का काम चल गया? जिसकी नौकरी गई थी उसको नौकरी मिल गई? क्या जिसका तनख्वाह छूट गया था वो तनख्वाह वापस आ गया उसके खाते में? अगर तनख्वाह खाते में नहीं आया तो वो दे कहाँ से? अगर जिसका बिजनेस नहीं चला वो कहाँ से दे देगा अपने आप से। ये भी तो कहा है कि जिनकी जॉब नहीं है या रोजगार नहीं है वो एक आवेदन पत्र दे सकते हैं इस संबंध में। जिसकी जॉब नहीं है, इसका रोजगार नहीं है, वो ठीक है आवेदन पत्र दे सकते हैं। आवेदन पत्र हर कोई व्यक्ति दे सकता है। आवेदन पत्र दे रहे हैं, सारे स्कूल में दे रहे हैं। वो कोई मान रहे हैं? किसका मान लिए? आपने डंके की चोट पे कोई भी स्कूल वाला कह दे मान लिया। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे एक भी नहीं माना। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, एक भी नहीं माना। डीआईएस ऑफिस पे चले जाएं, एक दिन कोई भी शिकायत होती पत्र निकाल देते हैं, उसका डीआईएस ऑफिस जो है इम्प्लीमेंट नहीं कराता। एक सवाल और उठ रहा है, जो प्राइवेट स्कूल है इनको जमीन, सरकारी जमीन लीज पर मिलती है 99 ईयर्स की लीज पर, लेकिन उसके साथ कई शर्तें भी होती है। शर्तें कि ईडब्ल्यूएस के बच्चों को एडमिशन देना होता है और बहुत सारी शर्तें होती है। क्या सीमा जी, जो स्कूल सरकार की ओर से लीज पे ज़मीन लेते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ईडब्ल्यूएस या अगर कोई पेरेंट्स गरीब है या मुसीबत में पड़ गया तो उसका फीस माफ़ कर देना चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी तो जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना वहाँ हलफनामा दाखिल किया है सोसाइटी एक्ट में, जिम्मेदारी तो उसमें बहुत बनती है। यहाँ जो डीपीएस स्कूल है उसको ज़मीन अलॉट हुई 1 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जब उनसे ये पूछा गया कोर्ट में कि ईडब्ल्यूएस, आपके पास जानकारी है कि ईडब्ल्यूएस से उन्होंने कितने बच्चों का एडमिशन दिया? जब उनसे पूछा गया, आपको ध्यान होगा 2-3 साल पहले एक किस्सा उठा था कि एक विकलांग बच्ची को एडमिशन देने से मना कर दिया था डीपीएस ने। तो उसके बाद पेरेंट्स कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने जब उनके पास नोटिस भेजा कि आप ये बताएं कि कितने बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन दिया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीपीएस गाज़ियाबाद की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया कि जिस एरिया में हमारा स्कूल है वहाँ एक भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा नहीं है। तो क्या गाज़ियाबाद में गरीब बच्चे, ऐसे स्कूलों का लाइसेंस क्या रद्द नहीं होना चाहिए? बिल्कुल रद्द होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? जब आपका रिश्ता इतना अच्छा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हाँ, करेगा कौन जब आपका रिश्ता इतना अच्छा हो गया? ये रिश्ता क्या कहलाता है ये रिश्ता सर? भाई इस पर कोई कमेंट नहीं देंगे, तो हम मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं दूंगी। हाँ। कमेंट नहीं देना चाहिए। आप कुछ कहेंगे इस पर कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है जो किसी की स्कूल प्रबंधन किसी की बात नहीं सुन रहा है? देखिए, ये लोग आपस में मिले हुए हैं, स्कूल प्रशासन हो, गवर्नमेंट हो, या माने कि जो है सो प्रशासन के लोग हों, तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? जब डीआईएसओ को हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे का जो है सो नाम निकाल दिया है ये जो है ऑनलाइन से, उसके बावजूद भी वो एक लेटर भेज देते हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते। उनके लेटर का वैल्यू ही नहीं है। आप बताइए, मैं 8 महीने मार्च में हमारी नौकरी गई थी, अभी तक मैं खाली बैठा हूँ, मैं कैसे फीस भरूँगा? और मैंने लेटर निकाल के दिया ऑफिस से कि हमारा ऑफिस ने शटर डाउन कर दिया है, ऑफिस शिफ्ट कर गई मुंबई, अब मेरे पास काम नहीं है। तो वो उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि भाई ये इनकी ऑफिस कहाँ है? उनसे बात भी हुई, हाँ बोला जी सेटअप उठ गया। उसके बावजूद भी स्कूल वाले ने कुछ नहीं किया। तो आप लेटर की क्या बात कर रहे हैं? लोग लेटर लेके खड़े हैं, लोग लेटर ही नहीं ले रहे हैं। स्कूल वाले कह रहे हम लेटर लेके क्या करेंगे?
जिसको हम फीस देते हैं वही प्रिंसिपल मिलने को तैयार नहीं है। कुछ स्कूल प्रबंधकों का ये कहना है कि आप लोगों को जो है मतलब पेरेंट्स एसोसिएशन को गरीब या और आर्थिक परेशानी नहीं है, सिर्फ आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मेरा नाम जसवीर रावत है और मैं कहना चाहता हूं कि बिजनेस बन गया है आज, शिक्षा व्यवसाय बन गया है। अगर शिक्षा व्यवसाय बन गया है तो आप जब जिस चीज़ की सुविधा नहीं दे रहे हैं हमें, तो उस चीज़ की फ़ीस क्यों? हमारा बच्चा 8 घंटे स्कूल में जाता था। अगर आपने टीचर्स रखे हैं, स्टाफ रखा है, तो आपने अपने लिए रखा है, हमारे लिए नहीं रखा। हमारे लिए ये कहते हैं कि हर साल जो है इस समय जो है जब नए स्कूल खुलते हैं, नया सत्र होता है, तो आप लोग फीस माफ़ी का मुद्दा उठा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत से पेरेंट्स होंगे, उनका अलग किस्सा है। यहाँ पर है पेंडेमिक सिचुएशन 2018 उनका कहना है कि 2018 में कोई कोविड नहीं था, कोई कोरोना, फिर भी आपने ये मुद्दा उठाया था। होता है 2018, ये तो कोई भी पेरेंट्स उठा सकता है। उसके लिए 2018 अलग चीज़ है, 2020 आज अलग चीज़ है। आज कोरोना की महामारी में अगर इतने महीने बंद रहा है, 5 महीने स्कूल बंद रहा है, आपने ना हमने आपका कंप्यूटर यूज किया, ना हमने लाइब्रेरी यूज की, ना ही हमने अपने डेस्क की यूज किया। सारा खर्चा तो हमारे ऊपर है। जब सीमा जी, आप पर आरोप लगता है कि आप राजनीति करती हैं। पहली बात तो आप ये बताइए कि ये आरोप लगा कौन रहा है। दूसरी बात ये बताइए, क्या शिक्षा के मुद्दे पर नेता क्यों नहीं चाहते राजनीति करना? क्या नेताओं को जो है हिंदू मुसलमान और राम मंदिर और जम्मू कश्मीर पर ही राजनीति अच्छी लगती है? शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं करना चाहते? नेता लोग निकलें और शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति करें, तो हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम अपनी नौकरी छोड़कर और छुट्टी लगाकर सड़कों पर FIR दर्ज कराते घूमेंगे। कौन सा ऐसा नेता है जो ये कह रहा है सीमा जी राजनीति करती है, मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। या तो वो अपनी नेतागिरी छोड़ देगा या मैं पेरेंट एसोसिएशन छोड़ दूंगी। सीमा जी, 19 अक्टूबर को स्कूल खोलने पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से आमादा है। अगर स्कूल खुलते हैं तो पेरेंट्स क्या इसके खिलाफ एक्शन लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये भ्रम दूर करना ज़रूरी है कि पेरेंट्स खिलाफ ही हैं। पेरेंट्स खिलाफ नहीं है। पेरेंट्स को और एसोसिएशन को चिंता सिर्फ बच्चों की है। अगर सरकार जिम्मेदारी ले लेती, प्रशासन जिम्मेदारी ले लेता, स्कूल अभिभावकों से कंसेंट लेटर ना लिखवाता, तो स्कूल बेशक खोल लेते। और मैं गाज़ियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे स्कूल भेजेगा। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को गाज़ियाबाद में स्कूल के प्रीमाइसिस में कोरोना पकड़ता है तो हमें फिर से सड़क पर उतरना पड़ेगा। और फिर से जो नेता ये कहते हैं कि पेरेंट एसोसिएशन राजनीति कर रही है, अपने एसी कमरों में बैठे, फिर से वो हमारे ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। क्या पेरेंट्स इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? आंदोलन तो जरूर करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने ठान लिया है पूरे देश के कि इन गलत नीतियों के खिलाफ अब आंदोलन करना जरूरी है। और नेताओं को ये सिखाना जरूरी है कि राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर कीजिए, और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए पेरेंट्स तो आंदोलन करते ही रहेंगे। जी हाँ, तो ये आपने देखा पेरेंट्स के विचार। पेरेंट्स का सीधा कहना है कि शिक्षा के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, सभी बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। इस पर वे राजनीति करते हैं तो इनको गर्व है। इनको कहना है कि जो राजनेता है वो शिक्षा पर राजनीति क्यों नहीं कर, राजनीति में शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है। यही आज के इस युग करवट पंचायत की मुख्य बात है जो ये यहाँ के पेरेंट्स कह रहे हैं। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य, मैं शोभा भारती। फिर मिलते हैं अगली युग करवट पंचायत में। तब तक के लिए नमस्कार।